हेलो एंड आई वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सारे नोबेल प्राइज विनर्स के बारे में ऑफ द ईयर 2021। लिटरेचर, पीस, मेडिसिन, इकोनॉमिक्स को छोड़ के, क्योंकि इकोनॉमिक्स का थोड़ा सा ये बाद में अनाउंस करते हैं, इकोनॉमिक्स को छोड़ के सारी कैटेगरीज यहाँ पे मैं कवर करूंगा ताकि आपको प्रॉपरली सबके नाम याद हो जाएं। और जिन लोगों का कल यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम है, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू, डू वेल। अब सबसे पहले देखो यहाँ पर ये जान लो, बहुत ही बेसिक बात है कि नोबेल पीस प्राइज और उसके अलावा नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, मेडिसिन, फिजिक्स वगैरह, ये सब किन कंट्रीज में मिलता है। यहाँ पे आप देख पाओगे जो मेन वेबसाइट है नोबेल प्राइज की, वहीं पर ये बात बताते हैं कि जो नोबेल पीस प्राइज है, शांति पुरस्कार, ये मिलता है नॉर्वे में। तो यहाँ पे आप देख पाओगे ये यहाँ पे नॉर्वे है, यहाँ पे मिलेगा शांति पुरस्कार, और ये यहाँ पर स्वीडन है। बाकी के जो भी अवार्ड्स हैं लिटरेचर के लिए, फिजिक्स के लिए, मेडिसिन के लिए, ये दिए जाते हैं स्वीडन में। अच्छा, पैसा कितना मिलता है अगर एक आदमी नोबेल प्राइज जीत जाए, चाहे पीस प्राइज हो या फिर लिटरेचर का, केमिस्ट्री का। देखिए, पूरा नोबेल प्राइज अगर एक आदमी को मिलता है तो उसको मिलेंगे 1.1 मिलियन डॉलर्स। ये हर साल चेंज भी होते रहते हैं। इसको आप अगर कन्वर्ट करोगे इंडियन रुपीस में तो ये हो गए रफली 7.5 से लेकर 8 करोड़ इंडियन रुपीस। नाउ सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे नोबेल पीस प्राइज से। नोबेल पीस प्राइज किन दो लोगों को मिला है? देखो, यहाँ पे जो रेसिपिएंट है, एक तो है रशिया के, दूसरी रेसिपिएंट है यहाँ पर फिलीपींस की। पहले जो रशिया के रेसिपिएंट है इनकी हम बात कर लेते हैं। इनका नाम है दिमित्री मुरातोव। बहुत ही ज्यादा ब्रेव इंसान है, मेरे हिसाब से कंप्लीटली डिजर्व करते हैं ये अवार्ड। इनका जन्म हुआ था यूएसएसआर में, आज के समय जो इनका देश है ये रशिया है। इनको मिला है 50% नोबेल पीस प्राइज। और इनको प्राइज मिला पता किस लिए है? क्योंकि ये व्लादिमीर पुतिन के सामने खड़े हुए हैं। इनके अखबार को माना जाता है कि आज के समय ये अकेला अखबार बचा है पूरे रशिया में जो प्रॉपर तरीके से पुतिन की आलोचना करता है। इनका जो रशियन न्यूज़पेपर है नोवाया गेज़ेटा, ये बहुत कंट्रोवर्शियल है रशिया में। कई बार जो जर्नलिस्ट यहाँ पे काम करते थे इनको मारा जा चुका है, थ्रेट्स मिले हैं। इनके बारे में जो लिखा है ऑफिशियल वेबसाइट पे, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ना दिमित्री मुरातोव के बारे में आप अगर देखो तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि जो इनका अखबार है, कई बार इसको थ्रेट फेस करने पड़े हैं क्योंकि इन्होंने ओपनली बात करी है रशियन गवर्नमेंट के करप्शन की। व्लादिमीर पुतिन पर इन्होंने काफ़ी बार आरोप लगाए हैं। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये बहुत ही लंबे समय से अपना अखबार चला रहे हैं। सिंस 1995 ही हैज़ बिन द न्यूज़पेपर्स एडिटर इन चीफ फॉर ए टोटल ऑफ 24 ईयर्स। बहुत ही मुश्किल काम है। और जब ये काम कर रहे थे एज द एडिटर इन चीफ, इनके अंडर ही इनके कई जर्नलिस्ट गायब हो गए, मारे गए। एक दो बार तो इनके घर में इस टाइप के गिफ्ट आए। एक बास्केट है जहाँ पे बकरे का सर कटा हुआ है, उस पर लिखा है कि कल को आपका नंबर भी आएगा। तो आई मीन एक बहुत ही ज़्यादा ब्रेव इंसान है कि व्लादिमीर पुतिन के सामने खड़े रहते हैं, आर्टिकल्स पब्लिश करते हैं, रोज़ आलोचना करते हैं उनकी। तो इसलिए इनको यहाँ पर दिया गया है ये प्राइज़। तो जो नोबेल पीस प्राइज़ है ये यहाँ पर शेयर किया गया है इस साल। और ये जो एक विनर है उनके बारे में मैंने आपको बता दिया, जो रशिया से हैं। जो दूसरी विनर है उनके बारे में भी जान लो, ये हैं फिलीपींस से। फिलीपींस आपको पता होगा एक आसियान देश है। ये यहाँ पे फिलीपींस, कैपिटल है फिलीपींस की मनीला, और इनका नाम है मरिया रेसा। इन्होंने देखो बहुत ज़्यादा काम किया है, मैं कहूँगा 3 एस्पेक्ट्स में। एक तो फिलीपींस में फ्रीडम ऑफ स्पीच को प्रमोट किया। दूसरी बात, एक प्लेटफॉर्म खोला जिसका नाम है रैपलर। रैपलर फेक न्यूज़ को एक्सपोज करता है फिलीपींस में। रिसेंटली आप अगर देखो तो फिलीपींस के जो प्रेसिडेंट है दुतर्ते, ये ऑलमोस्ट एक डिक्टेटर की तरह राज कर रहे थे। उनके टाइम में काफ़ी करप्शन भी हुआ, तो उन्होंने काफ़ी बार सरकार की लिटरली पोल खोल दी, एक्सपोज कर दिया सरकार को। तो रैपलर काफ़ी एक सक्सेसफुल एक प्लेटफॉर्म था। उसके अलावा इन्होंने आतंकवाद पर भी काफ़ी किताबें लिखी हैं, अबाउट द ओरिजिन ऑफ अल-कायदा। उसके अलावा बिन लादेन टू फेसबुक, 10 डेज ऑफ अबडक्शन, बहुत ही रिमार्केबल किताबें हैं। इनकी अवार्ड्स मिल चुके हैं। तो मैं कहूँगा जर्नलिज्म की फील्ड में ये साउथ एशियन रीजन ही नहीं, पूरे एशिया में एक बहुत ही बड़ा नाम है। तो इनको भी यहाँ पर मिला है नोबेल पीस प्राइज़। ओके, तो नोबेल पीस प्राइज़ हो गया, एक रशिया और एक फिलीपींस के नागरिक को मिला है। अब बात करते हैं लिटरेचर की। नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर ये यहाँ पर मिला है तंजानिया बॉर्न राइटर को। हालांकि बहुत ही लंबे समय से ये रहते हैं यूनाइटेड किंगडम में, मगर इनको आज भी तंजानियन राइटर कहा जाता है। इनका एक्चुअली जन्म तंजानिया में हुआ था, बाद में 1960s में एक रेफ्यूजी की तरह ये चले गए यूके में और काफ़ी संघर्ष किया। बाद में प्रोफेसर बने लिटरेचर में। आप सोच कर देखिए, तंजानिया एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, बहुत ही गरीब देश है,
वहां से एज ए रेफ्यूजी यूके में जाना, कैसे पढ़ाई करी होगी, संघर्ष करा होगा। और उसके बाद इन्होंने यहाँ पर कई किताबें भी लिखी यूके में, और इनकी किताबों को काफ़ी बार बुकर प्राइज के लिए शॉर्टलिस्ट भी किया जा चुका है। फॉर एग्जाम्पल इनकी एक किताब है पैराडाइज। इनकी जो भी किताब है ना, आप अगर देखोगे उसमें मेन थीम होता है कि किस तरीके से एक देश जब एक दूसरे एम्पायर की कॉलोनी बन जाती है तो कैसे वो देश अंदर से बर्बाद हो जाता है, और जब वो कॉलोनी का पीरियड खत्म भी हो जाता है उसके बाद भी वो कंट्री कितना स्ट्रगल करता है वापस खड़ा होने में। इंडिया देखिए एक बहुत ही यूनिक एग्जांपल है, जिसको 200 साल तक एक रूथलेस एम्पायर ने, ब्रिटिश एम्पायर ने लूटा, प्लंडर किया, लोग मारे, फिर भी आज के समय हम खड़े हो गए हैं। एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है हमारे पास, इसरो जैसे संगठन है, हम सैटेलाइट्स खुद लॉन्च कर पाते हैं। मगर आप 90% कंट्रीज अगर देखोगे जिनको पहले कॉलोनी बनाया गया था, बाद में उनको छोड़ दिया गया, प्राइमरली अफ्रीका में, कोई भी देश वापस उठ नहीं पाया। वो कंट्री या तो लगातार बिखरता गया या सिविल वॉर हुई, कोई कंट्री प्रॉपरली प्रोग्रेस कर नहीं पाया। तो यहाँ पर देखिए अब्दुल रज़ाक ने अपनी किताबों में ये बताया है कि कॉलोनियलिज्म का इम्पैक्ट कितना ज़्यादा बुरा होता है और लोगों की मेंटेलिटी किस तरीके से कॉलोनियलिज्म डिस्ट्रॉय कर देता है। और इनका जो लिखने का तरीका है बहुत इंप्रेसिव है, इसलिए आज के समय इनको नोबेल प्राइज इन लिटरेचर से सम्मानित किया गया है फॉर ऑल ऑफ हिज बुक्स। और बाय द वे मैं आपको यही बता दूं कि सलमान रुश्दी के काफ़ी अच्छे दोस्त भी हैं। 2007 में इन्होंने सलमान रुश्दी के साथ एक किताब लिखी थी, एक्चुअली एज एन एडिटर काम किया था एक किताब में। किताब का नाम है ए कंपेनियन टू सलमान रुश्दी। ओके, तो अब आप एक पैटर्न नोट कर पा रहे होगे, हम जा रहे हैं इस वक्त सूरज की तरह। सूरज भी क्या करता है, वो जाता है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। एटलीस्ट हम ह्यूमन बींग्स तो ऐसे ही टाइम को काउंट करते हैं। तो पीस प्राइज हो गया, ठीक है, रशिया फिलीपींस। लिटरेचर हो गया, यहाँ पे बॉर्न इन तंजानिया, बाद में चले गए यूके में। अब बात करते हैं फिजियोलॉजी के बारे में, मेडिसिन के बारे में। यहाँ पे 2 लोगों को मिला है नोबेल प्राइज़, दोनों अमेरिका के हैं। हालांकि एक का जन्म हुआ था लेबनान में, मगर वो आज के समय अमेरिकी एक साइंटिस्ट हैं, तो अमेरिका बेस्ड हैं, तो इसलिए यहाँ पे मैंने यूएस उनकी नेशनलिटी लिखी है। तो यहाँ पे मैं प्राइमरली बात कर रहा हूँ इन 2 बड़े साइंटिस्ट की। एक तो है आर्दम पतापोतियन। आर्दम का जन्म हुआ था बेरूत लेबनान में। और दूसरे यहाँ पर साइंटिस्ट हैं डेविड जे जूलियस। इनका जन्म ही यूएसए में हुआ था, अमेरिकन साइंटिस्ट हैं ना। दोनों ने यहाँ पर काम किया है रिसेप्टर्स को समझने के लिए कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी है ये आसपास की जो चीज़ें इनको सेंस कैसे करती है। ये आपको थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड तरीके से समझाता हूँ। हमारी बॉडी में प्राइमरली 2 टाइप के रिसेप्टर्स हैं। इन दोनों की जो स्टडी है ये हमको बताती है कि 2 टाइप के रिसेप्टर्स हैं। एक है TRPV1, यहाँ पे आप देख पाओगे TRPV1। फिर दूसरा है PIEZ01 और PIEZ02। एक्चुअली ये जब ओपन क्लोज होते हैं तो उसका यहाँ पे जो डिफरेंस है ये दिखाया गया है 01 और 02 से। ना दोनों में डिफरेंस आपको क्या मिलेगा, देखो डिफरेंस ये है कि एक रिसेप्टर जो है यहाँ पर TRPV1 ये रिस्पॉन्सिबल है कि हमारी बॉडी किस तरीके से टेम्परेचर को, प्राइमरली टेम्परेचर और हीट पेन को महसूस करती है। अब फॉर एग्जांपल आपके कोई जॉइंट्स हैं, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो रही है, आपको जॉइंट्स में तकलीफ हो रही है, दर्द हो रही है, तो वो वाली जो फीलिंग है इन्फ्लेमेशन की वो बॉडी कैसे महसूस करती है। आप आग के पास अपनी उंगली लेके जाते हो, आप हीट फील करते हो, तो वहां पर कौन से रिसेप्टर्स इन्वॉल्व होते हैं जो आपके ब्रेन को कहते हैं कि नहीं ये बहुत ज़रा गर्म है, हमको पीछे जाना होगा। तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होते हैं TRPV1 ना। फिर दूसरे रिसेप्टर्स होते हैं हमारे नर्व सेल्स में, ये होते हैं टच प्रोप्रायोसेप्शन से रिलेटेड। मतलब कि आप किसी से हाथ मिलाते हैं, किसी को हक करते हैं, यूरिनेशन करते हैं, ब्लड प्रेशर आप फील करते हैं अपनी बॉडी में, स्केलेटल रीमॉडलिंग होती है, वहाँ पर ये जो रिसेप्टर हैं ये प्ले में आ जाते हैं। इनके ज़रिए हमारी बॉडी सेंस कर पाती है चेंजेस को। और ह्यूमन बींग्स के लिए देखो ये एक बहुत ही लंबी स्ट्रगल रही है ये समझ पाना कि हमारी बॉडी एक्चुअली चीज़ों को महसूस करती कैसे है। इसको लेकर पुराने ज़माने में बड़ी अजीब सी थ्योरीज हुआ करती थी। आपने एक फिलोसोफर का नाम सुना होगा, रेने देकार्तस। अगर नहीं सुना तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि इनकी एक लेजेंडरी कोट है, आई थिंक देयरफॉर आई एम। तो आई एम श्योर आप थोड़ा बहुत अब कुछ फेमिलियर हो गए होंगे इस फिलोसोफर से। इस फिलोसोफर ने एक थ्योरी ये निकाली कि बहुत ही पतली पतले थ्रेड्स जाते हैं हमारी पूरी बॉडी में, वो इस तरीके से हमारे दिमाग तक जो सेंस होती है हीट की ये पहुँचाते हैं। ऑब्वियसली ये सही बात नहीं है। अब हमको ये पता लग गया है कि एक्चुअली जो हमारे सेलुलर नर्व्स हैं वहाँ पर जो ये रिसेप्टर्स हैं इसकी वजह से हम महसूस कर पाते हैं अपने आसपास का वातावरण। ओके, तो अब पीस प्राइज़ हो गया, लिटरेचर यहाँ पे हो चुका है, फिजियोलॉजी हो गया। अब हम पहुँचते हैं केमिस्ट्री पर। केमिस्ट्री में यहाँ पर 2 साइंटिस्ट को मिला है नोबेल प्राइज़। एक है जर्मनी के, दूसरे हैं यूके के।
जो जर्मनी के हैं इनका नाम है बेंजामिन लिस्ट, बहुत बढ़िया नाम है, लिस्ट इनका नाम है। और दूसरे यहाँ पर जो साइंटिस्ट हैं यूके, इनका नाम है डेविड मैकमिलन। दोनों ने यहाँ पर प्राइमरली काम किया है ऑर्गेनो कैटलिस्ट्स को ज़्यादा इम्प्रूव करने में। एसिमेट्रिक ऑर्गेनो कैटलिस्ट्स हैं, इनको ज़्यादा प्रमोट करने में केमिस्ट्री में। अब इसका मतलब क्या है, देखो बहुत ही सरल भाषा में मैं आपको समझाऊंगा। इनका जो ये कंट्रीब्यूशन है ना, इससे क्या है कि प्राइमरली फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ऑलरेडी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। और दवाइयाँ बनाने का जो प्रोसेस है, ना सिर्फ दवाइयाँ, एक्चुअली इवन मैं कहूँगा ड्रग्स, इंडस्ट्रियल लेवल की कुछ चीज़ें, ये सब बनाने का जो प्रोसेस है ये थोड़ा सा और ग्रीन हो गया है। वहाँ पे जो पहले आप कह लीजिए वेस्ट प्रोड्यूस होता था, जो पोल्यूशन में कन्वर्ट होता था, वो अब थोड़ा सा कम होगा। हालांकि इनका जो ओवरऑल योगदान है जो उन्होंने किया है, इसका इम्पैक्ट केमिस्ट्री पे काफ़ी लंबे समय तक दिखाई देगा। इन्होंने बेसिकली यहाँ पर ये कहा है कि आप कैटलिस्ट के रूप में ना जो ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको भी इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे समझो मैं क्या कह रहा हूँ। कई बार क्या होता है केमिस्ट्री में, हमको दो केमिकल्स को मिक्स करके एक रिएक्शन चाहिए होता है, मगर वो कुछ करते नहीं है, वो बस ठंडे पड़े रहते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मान लो आपको अमोनिया बनाना है, ठीक है। अमोनिया बनाते टाइम आप बेसिकली करते क्या हो, आप कन्वर्ट करते हो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को अमोनिया में। अब नाइट्रोजन हाइड्रोजन को वैसे आप अगर मिक्स करोगे तो वो कुछ करेंगे नहीं, उसमें आपको आयरन डालना होता है। आयरन एक तरीके से कैटलिस्ट का काम करता है, एक तरीके से दोनों को इकट्ठा काम करने में हेल्प करता है, ठीक है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को, ताकि आपको अमोनिया मिल जाए। ना यूजुअली क्या है कि केमिस्ट्री में ना हम अब तक जो कैटलिस्ट का यूज़ करते थे वो या तो होते रहे मेटल, फॉर एग्जांपल आयरन हो गया। उसके अलावा हम यहाँ पर यूज़ करते थे एंजाइम्स को, बहुत सारे एंजाइम्स को। अब इस प्रोसेस में काफ़ी बार जो वेस्टेज है वो ज़रा होती थी, और कैटलिस्ट को बनाने का जो प्रोसेस है वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव होता था। मगर लिस्ट और मैकमिलन, जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है, इन्होंने ये कहा है कि गो ऑर्गेनिक गाइस, ऑर्गेनिक कैटलिस्ट भी हो सकते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनिक कैटलिस्ट होते हैं जैसे कि लैक्टेस है, प्रोलाइन है, इनको भी यूज़ करो। इसे ग्रीनर तरीके से आपको जो भी यहाँ पर चीज़ चाहिए ये आप बना सकते हैं। तो आज के समय फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में और भी वेरियस जगह पे आप अगर देखो तो जो ये ऑर्गेनिक कैटलिस्ट हैं इनका यूज़ किया जा रहा है। ऑर्गेनो कैटलिस्ट इनको कहा जाता है, इसकी अपने आप एक इंडस्ट्री है। और आप यही कह सकते हैं ऑलमोस्ट केमिस्ट्री में इन्होंने नई एक ब्रांच खोल दी है, अपने आप में एक फील्ड ऑफ स्टडी है ऑर्गेनिक कैटलिस्ट्स। ओके, सो हमने बात कर लिया पीस के बारे में, लिटरेचर, फिजियोलॉजी, केमिस्ट्री के बारे में बात कर ली। अब बात करते हैं फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स में देखो यहाँ पर जो नोबेल प्राइज़ है ये मिला है 3 साइंटिस्ट को। एक अमेरिकन है, हालांकि उनका जन्म हुआ था जापान में, मगर अमेरिकन नेशनलिटी आज के समय, अमेरिकन साइंटिस्ट कहते हैं वो खुद को। फिर जर्मनी के साइंटिस्ट हैं यहाँ पे, और फिर यहाँ पर इटली से। तो जर्मनी के तो बल्ले बल्ले हो गई, यहाँ पर 2 इनको मिले हैं यहाँ पे नोबेल प्राइज़ डायरेक्टली इनके साइंटिस्ट को। तो जर्मन साइंटिस्ट जो यहाँ पे हैं वो हैं क्लाउस हैसलमैन, और फिर यहाँ पे है जॉर्जियो पारिसी, ये इटली के हैं। और फिर जो अमेरिकन साइंटिस्ट है यहाँ पर, इनका नाम है स्यूकोरो मनाबे। इनका जन्म जापान में हुआ था, बाद में चले गए थे यूएसए में। अब देखो नोबेल प्राइज तो इन तीनों को यहाँ पर मिला है, मगर जो प्राइज मनी है वो इस तरीके से शेयर होगा। 50% यहाँ पे जाएगा इटालियन साइंटिस्ट को, और बाकी का जो हिस्सा बचता है 25% ये मिलेगा इन दोनों साइंटिस्ट को। एक जर्मन साइंटिस्ट है और दूसरे अमेरिकन साइंटिस्ट। नाउ ये दोनों जो साइंटिस्ट हैं हैसलमैन और मनाबे, इनको ये नोबेल प्राइज मिला है क्लाइमेट चेंज को समझने में, जो इनकी स्टडी है उसके लिए। और ये एक्चुअली पहली बार है हिस्ट्री में जब हम देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज को स्टडी करने वाले जो साइंटिस्ट हैं उनको नोबेल प्राइज दिया जा रहा है। इससे पहले ओजोन लेयर के इशू को लेकर 1995 में साइंटिस्ट को दिया गया था नोबेल प्राइज, मगर वो एक डिफरेंट सिनेरियो था, वो एटमॉस्फेयर को स्टडी करने वाले साइंटिस्ट थे। मगर ये यहाँ पर जेन्युइन साइंटिस्ट हैं जो क्लाइमेट चेंज पर स्टडी करते हैं, रिसर्च पेपर्स पब्लिश करते हैं। पिछले कई सालों से इन्होंने बहुत सारे पेपर्स पब्लिश किए हैं, जिससे हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से हमारा प्लैनेट ओवरऑल वार्म हो रहा है। क्लाइमेट चेंज एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट डाल रहा है पूरी धरती पर। और आज के समय हम जो भी स्टेप्स उठा रहे हैं पेरिस एग्रीमेंट के अंडर, वेरियस और एग्रीमेंट्स के अंडर, उसके पीछे ऐसे जो साइंटिस्ट हैं उनकी रिसर्च का बहुत ही क्रिटिकल रोल है। तो यहाँ पे आप देखोगे लिखा है कि मनाबे एंड क्लाउस हैसलमैन फॉर फिजिकल मॉडलिंग ऑफ अर्थ क्लाइमेट, क्वांटिफाइंग वेरिएबल एंड रिलायबली प्रिडिक्टिंग ग्लोबल वार्मिंग। तो इन्होंने आज से कई साल पहले ही जो आज के समय हम ग्लोबल वार्मिंग देख रहे हैं ये प्रिडिक्ट कर दी थी।
तो ऐसा नहीं है कि इन्होंने अचानक से पिछले साल ही कुछ कर दिया उसके लिए इनको मिला ये प्राइज। ओवर द ईयर्स इनके कई जो दशकों का काम है, कई दशकों के रिसर्च पेपर्स हैं, उसके लिए इनको दिया गया है नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। नाउ इन दोनों साइंटिस्ट को क्यों नोबेल प्राइज मिला है ये आपने समझ लिया। अब बात करते हैं परीसी की, इटालियन साइंटिस्ट जिनको मिला है 50% प्राइज। इन्होंने यहाँ पे क्या डिस्कवर किया, क्या इनका यहाँ पे कंट्रीब्यूशन था। देखिए आप अगर पढ़ोगे ना इनके बारे में तो यहाँ पर लिखा है जॉर्जियो परीसी को ये अवार्ड दिया जा रहा है फॉर द डिस्कवरी ऑफ इंटरप्ले ऑफ डिसऑर्डर एंड फ्लक्चुएशंस इन फिजिकल सिस्टम फ्रॉम एटॉमिक टू प्लानिटरी स्केल्स। अब इसका क्या मतलब है, देखो इनको प्राइमरली ये अवार्ड दिया गया है फॉर हिज वर्क इन कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स। नाउ अब आप यहाँ पर पूछोगे कि कॉम्प्लेक्स सिस्टम ये क्या, इसका क्या मतलब है। कॉम्प्लेक्स सिस्टम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, कुछ हद तक आप कह सकते हैं, मगर कॉम्प्लेक्स सिस्टम मैं आपको ये बता दूं आज के समय साइंस की एक प्रॉपर ब्रांच बन चुकी है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, इसका विकिपीडिया पेज भी है। कॉम्प्लेक्स सिस्टम, कॉम्प्लेक्स सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम बात करते हैं बहुत सी थ्योरीज की ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिनमें साइंटिस्ट कहते हैं कि कुछ ना कुछ इंटर रिलेशन है। अब आप मानोगे नहीं, मगर ये एक ब्रांच ऑफ साइंस है जो मानती है कि जिस तरीके से प्लैनेट्स मूव करते हैं, ऑर्गेनिजम्स एक्ट करते हैं, हमारा ब्रेन फंक्शन करता है, पूरी दुनिया मूव करती है, इसमें कहीं ना कहीं आपको इंटरेक्शन दिखेगी। अब यहाँ पे आप कहोगे इसका क्या मतलब हो गया। वेल देखिए लिटरली इसके बारे में जब पूछा जाता है लोगों से कि डिफाइन करो कि कॉम्प्लेक्स सिस्टम है क्या, तो लोग यही जवाब देते हैं, देयर इज नो क्लियर डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सिस्टम। ये कहा था यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो के फिजिसिस्ट ने कि आपको कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मिलेगी नहीं कि कॉम्प्लेक्स सिस्टम है क्या, मगर बहुत ही कम भाषा में जो वेरियस ब्रांचेस है साइंस की, ये जो वेरियस आज के समय स्टडीज़ है दुनिया भर में, ये कैसे इंटरैक्ट करती है, उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स सिस्टम। तो इन्होंने यहाँ पर बहुत योगदान दिया है समझने में कि कॉम्प्लेक्स सिस्टम है क्या। काफ़ी रिसर्च पेपर्स इसके लिए पब्लिश किए हैं, तो इसके लिए इनको मिला है यहाँ पर 50% ऑफ द नोबेल प्राइज मनी। ना ये जो पूरी पढ़ाई हमने किया है इस वीडियो में, ये सब देख के आप कहोगे वाह, ये जो ज़्यादातर जो प्राइज हैं ये तो यूरोप और नॉर्थ अमेरिका ने आपस में शेयर किए हैं। तो इसका आंसर हाँ बिल्कुल यही है। ज़्यादातर आप अगर देखोगे जो नोबेल प्राइज़ है 84% ये शेयर किए हैं नॉर्थ अमेरिका, जहाँ पे आपको मिलेगा यूएस, कनाडा, मैक्सिको। एक्चुअली यूएस कनाडा को ये आप अगर कह लो, और फिर यूरोपियन कंट्रीज़ 80% से ऊपर नोबेल प्राइज़ इन दोनों रीजन्स को ही मिलते हैं। बाकी आप अगर देखो अफ्रीका 3%, एशिया जहाँ पर चाइना, इंडिया, जापान जैसे देश आते हैं वहाँ पर 7% नोबेल प्राइज़। ऑस्ट्रेलिया को भी आप अगर देखो पीछे छोड़ रखा है, सिर्फ 2% नोबेल प्राइज़। साउथ अमेरिका के और बुरे हाल है, सिर्फ 1% नोबेल प्राइज़। तो बिल्कुल देखिए थोड़ा बहुत बायस तो है यहाँ पर। ज़्यादातर जो प्राइजेस हैं ये यूरोपियंस और जो नॉर्थ अमेरिका के लोग हैं उनको ही मिलते हैं। मगर सिंस ये एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मैंने आपको बहुत ही प्रॉपरली, मतलब आपको एक्चुअली में याद करने में अब काफ़ी आसानी होगी इन साइंटिस्ट के नाम, ये कहाँ से हैं और इनको ये प्राइज़, नोबेल प्राइज़ क्यों दिया गया है। नाउ यू कैन ईजिली रिमेंबर दिस। और फाइनली आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर मैं चाहता हूँ आप सब लोग करें कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बिना गूगल किए कोशिश करना आंसर करने की। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन ए नोबेल प्राइज़। नोबेल प्राइज़ की बात कर रहा हूँ, पीस प्राइज़ भी हो सकता है, लिटरेचर या किसी और फील्ड में भी हो सकता है। नोबेल प्राइज़ जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही उत्तर मैं दूंगा नहीं, क्योंकि बाकी जो इसका आंसर सही देगा उसकी जो कमेंट है मैं उसको हार्ट देता रहूंगा। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप अगर यूपीएससी एग्जाम की जेन्युइनली प्रिपरेशन करना चाहते हैं आने वाले 2 से लेकर 3 साल में, तो आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स। कमेंट सेक्शन में जाओ, पिन कमेंट में मिलेगा आपको लिंक, और यहाँ पे आप खरीद पाएंगे ये यूनिक कॉम्बो पैकेज, जिसके अंडर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी कर पाएंगे। आप unacademy.com पे जाकर अगर ये सारे कोर्सेज अलग अलग परचेज करोगे तो 15,000 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे होंगे। तो यहाँ पे तो पहली बात आपको मिलता है मेन डिस्काउंट, उसके ऊपर एडिशनल डिस्काउंट आपको मिलेगा अगर आप यूज़ करते हैं यहाँ पे प्रोमो कोड PD10। द प्राइसेस विल फॉल इवन मोर, सो यूज़ द कोड PD10। और अगर आप अभी कॉलेज स्टूडेंट हैं, आपके पास अभी टाइम है 1-2 साल का, आप चाहते हैं आराम से वेट करके एक अटैम्प्ट दूंगा यूपीएससी का, तो आप जो 36 महीने का कोर्स है ये भी परचेज कर सकते हैं। ये कोर्स आपको पड़ेगा 2500 रुपये से भी कम का पर मंथ, और आप आराम से प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल ऑफ योर चॉइस इसकी तैयारी कर पाएंगे विद अनअकैडमी कोर्स। सो इसी नोट के साथ ये है यहाँ पर वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।